हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये टॉपिक जो है वो इसे फर्स्ट वीडियो से इंटरलिंक्ड है बिकॉज उसमें 3 टर्म आई थी। तो यहाँ पर हम 3 टर्म में डिफरेंस देखेंगे कि तीनों जो टर्म आप यूज़ करते हो उनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो डायरेक्टली ये लेक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका डिस्कस करना है आपको रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के अंदर डिफरेंस। तीनों का ही मतलब एक्चुअल में होता है अपोजिशन प्रोवाइड करवाना सर्किट को, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो जब भी +2 क्लास में भी बात कर सकते हैं या फर्स्ट ईयर में भी जब भी आप बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आप बोलेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है। रेजिस्टेंस एक तरीके से अपोजिशन ऑफर करता है जो भी कंडक्टर होता है उसको। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द प्योर रेजिस्टर। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर वो समझो। हमें पता है कि कंडक्टर का होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में हमने लिखा है इट्स ए अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय ए प्योर रेजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि ये रजिस्टर से क्या मतलब है। रजिस्टर में और रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस आपका एक तरीके से सिर्फ अपोजिशन बताता है करंट का, बट किसका ऑपोजिशन? रजिस्टर का ऑपोजिशन। तो ये डिफरेंस है। जब भी रजिस्टर का ऑपोजिशन बताएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और रजिस्टर क्या होता है? एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। अगर आप कभी लैब में गए हो या गूगल कर सकते हो कि रजिस्टर क्या होता है। 2 टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसके अंदर आपके 4 कलर होते हैं। उसके ऊपर कलर कोडिंग जो टॉपिक पढ़ा है उससे हम ये पता करते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये, ओके। तो ये रेजिस्टेंस किसका होता है? आपका रजिस्टर का। अपोजिशन होता है रेजिस्टर का, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्टेंस है। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड है तो इसका मतलब बात तो वही है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है ये भी, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज किया है? रेजिस्टेंस यूज किया है, अपोजिशन ही है। बट ये रेजिस्टेंस या फिर ये अपोजिशन कौन ऑफर करेगा? बाय ए प्योर इंडक्टर या फिर ए प्योर कैपेसिटर, ठीक है। अब ये इंडक्टर क्या होता है? जो भी चौक कॉइल होती है, मतलब सिंपल जो कॉइल है जिससे भी आप सोलेनॉइड भी बना सकते हैं, सोलेनॉइड बनाते भी हैं, जस्ट इंडक्टर की उसको बोलते हैं कॉइल को। और कैपेसिटर क्या होता है? जिस तरीके से आप पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, चार्जिंग के एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है आपका कैपेसिटर। तो जब भी बात करेंगे कि इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है या कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। नोटेशन क्या है? जब भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस R से लिखा है आपने। जब भी बात करते हैं रिएक्टेंस की तो आपने X के नीचे L को लिखा है और यहाँ पर आपने X के नीचे C को लिखा है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, जस्ट डेफिनेशन ही क्लियर कर देगी आपको सब कुछ। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको जस्ट ये लगा सकते हैं कि लेंथ को बढ़ाने के लिए हैं या नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, बट लिखे हुए होने चाहिए अगर आपको मार्क्स लेके आनी है, अदरवाइज हमारे माइंड में है, दैट इज इनफ। नेक्स्ट है आपका इम्पीडेंस की बात करते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है? जब भी आप इनका टोटल कर दोगे ना और वेक्टर एनालिसिस करोगे तीनों का, सपोज कि एक सर्किट है जिसके अंदर तीनों लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस भी, कैपेसिटर भी और क्या बच गया? इंडक्टर भी। तीनों अगर सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज का है, तो सीरीज में जब भी आप इसको जोड़ते हैं तो जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो हम वेक्टर एनालिसिस से निकालते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं करते हम कि रेजिस्टेंस के जो भी रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, उनको उठाकर आपने जोड़ दिया, वो आपका क्या होगा? टोटल। ऐसे नहीं है, वेक्टर एनालिसिस किया है इसीलिए जो जेड की वैल्यू है उसके ऊपर आपने रूट लगा रखा है। नेक्स्ट क्या है? R का स्क्वायर है और x L में से किसको माइनस कर रखा है? x C को। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x L में से ही C को माइनस करेंगे। वेक्टर एनालिसिस करते हैं, आप सुपोजिशन ये ले सकते हैं कि मैंने x C को ग्रेटर माना है x L से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं
ओके, ये सेकेंड पॉइंट हो गया भाई। तो ये था इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल आर सी आर एल सी आर सर्किट, कोई भी सर्किट हो सकता है आपका, ये आपने जो लिखा है वो जर्नल पॉइंट लिखा है। अब नेक्स्ट क्या है, आर जब भी बात करते हो वो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है जब भी आप बात करते हो करंट दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट वन एसी होता है, एक डीसी होता है। जब भी एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर या फिर आरएलसी पढ़ते हैं तो जब भी एसी की बात करते हैं तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती रहती है। अब आर क्या है, आर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये इसकी मेन एक खास बात है। लेकिन जब भी बात करते हैं रिएक्टेंस की और बात करते हैं इम्पीडेंस की, देखो जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में और रिएक्टेंस के अंदर है। इम्पीडेंस तो जस्ट इनका टोटल है, टोटल में भी एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर आर स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, डन है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स एल एंड एक्स सी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम यूनिट पढ़ते हैं एसी वाली या अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आपका एक्स एल आता है 2 पाई ओमेगा सी, और यहाँ पर ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, ओके। और जब भी बात करते हैं एक्स सी की तो ये आता है आपका 2 पाई, जस्ट 1 सेकेंड, एल है तो यहाँ पर एल आएगा और यहाँ पर आएगा ओमेगा सी। कैपेसिटर की बात करते हैं सी नीचे आता है, फ्रीक्वेंसी ही ऐसी है इसकी, और एक्स एल की बात करते हैं तो 2 पाई ओमेगा एल आता है। अब ओमेगा का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी से है जो भी आपने सर्किट को प्रोवाइड की है, तो इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये बता रखा है इसने कि जब एक्स एल और एक्स सी डिपेंड करती हैं तो इम्पीडेंस तो इसका मतलब डिपेंड करता ही है। नेक्स्ट है पावर डेसिपेशन अक्रॉस आर इज मैक्सिमम। जब भी बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एक्चुअली पावर डेसिपेशन का मतलब क्या है, जितना भी आपने सर्किट को वो दिया है करंट रेजिस्टेंस के थ्रू उसके पास जा रहा है, जितनी एनर्जी आपने दी है वो यूज्ड अप हो जाएगी। क्या करने में, अगर आपको बल्ब को ग्लो करना है, फैन को ऑन करना है या फिर किसी भी गैजेट को ऑन करना है, तो वो कुछ पार्ट जो है वो एनर्जी का उसमें चला जाता है, बट जो कुछ पार्ट बच जाता है वो एज अ हीट फॉर्म में निकल जाता है, यानी कि पावर डेसिपेशन है वहाँ पर। तो पावर डेसिपेशन अक्रॉस आर वो मैक्सिमम होती है। अगर आप बिल्कुल कम ओम का रेजिस्टेंस भी लगाएंगे तो भी थोड़ी बहुत पावर डेसिपेशन तो होगी ही होगी, और ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाया है दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पावर डेसिपेशन होगी आपकी, ठीक है। तो आर में पावर डेसिपेशन ज़्यादा होती है, ये भी मेन पॉइंट है आपका। लेकिन जब भी रिएक्टेंस की बात करते हैं तो पावर डेसिपेशन 0 होता है, ठीक है। यानी कि एक्स एल लगाया हो, एक्स कोई भी एक लगा दो, दोनों में से दोनों ही केस में पावर डेसिपेशन 0 आता है, और ये इसका सिग्निफिकेंस है। अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आए कि अगर जब बात सिर्फ रेजिस्टेंस से काम चल रहा है तो हम जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ क्यों करें, और कैपेसिटर और इंडक्टर के तो अपने अपने बहुत सारे यूजेस हैं, और उनमें से एक यूज़ ये भी है कि जब भी हम गैजेट या कुछ भी सर्किट के अंदर काम करते हैं तो जो पावर डेसिपेशन है वो 0 होता है, बिल्कुल ही नहीं होता एक्स एल में और सी में, या फिर ये बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल होता है। डन है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये पावर डेसिपेशन है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फाई जो है वो एक्स के बीच में और सी के बीच में एंगल कितना है। डन है। नेक्स्ट है जब भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो करंट में और वोल्टेज में फेज जो है वो सेम होता है। फेज सेम होने का मतलब ये है कि जब भी आप बात कर रहे हैं आपने सर्किट को जो भी वोल्टेज प्रोवाइड की है तो वोल्टेज और करंट सेम ही फेज में लाई करेंगे, बट यहाँ पर क्या होता है, चाहे आप इंडक्टर लगा रहे हो चाहे आप कैपेसिटर लगा रहे हो, या तो 90 डिग्री आगे चलेंगे या तो 90 डिग्री पीछे चलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, या तो वोल्टेज आगे चलेगी या तो करंट आगे चलेगा। डन है। तो इसीलिए यहाँ पर फेज सेम होता है, यहाँ पर फेज डिफर करता है, और कितना डिफर करता है, 90 डिग्री डिफर करता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो फेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स एल बड़ा है या एक्स सी बड़ा है। नेक्स्ट है, अब ये जो मैंने लिखा है यूनिट, यूनिट सबकी ओम है भाई,
और ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है एक तरीके से, बट फिर भी आप लिख सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यूनिट ये भी एक तरीके का ऑपोजिशन ऑफर करता है तो यूनिट ओम है, ये भी आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है तो ये भी ओम है, और ये भी आपका क्या है, ओम है। तो ये था आपका डिफरेंस। दोबारा से देखेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस ऑपोजिशन होता है, रिएक्टेंस का मतलब इंडक्टर और कंडक्टर के अक्रॉस होता है, और इम्पीडेंस का मतलब सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर एनालिसिस करके। डन है, तो ये आज का टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।